बढ़ाए गए हैं, एक ही कारण है कि भारत राष्ट्र की जनता प्रजा गरीब होनी चाहिए, क्योंकि भारत राष्ट्र की प्रजा बार बार आंदोलन करती है, अपने मांगों को लेकर के चक्का जाम करती है, अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली आती है और सत्ता के कार्यों को अवरुद्ध करती है। इसलिए भारत राष्ट्र की जनता आंदोलन ना करे, इसके लिए भारत राष्ट्र की जनता की चेतना को मार दो, और चेतना का जो सोर्स है वो ब्रह्म ऊर्जा है। इसलिए भारत की जनता जितना भी अनाज खा रही है, जितना भी फल हम खा रहे हैं, जितनी सब्जियां खा रहे हैं, जितने मसाले खा रहे हैं, सभी में से चेतना को निकाल दो। तो इन्होंने ठेका दे रखा है मोनसेंटो जैसी 100 से ज्यादा कंपनियों की कि आप जितना जल्दी हो सके हाइब्रिडिंग करो और हाइब्रिड से पूरा बाजार पाट दो। इस राष्ट्र में किसी को भी पारंपरिक बीज, चेतना वाला बीज नहीं मिलना चाहिए। और इसीलिए मैंने विजय रामराव जी को इतना धन्यवाद दिया कि आप इस राष्ट्र की चेतना को बचाने, इसलिए इनको कितना भी साधुवाद दिया जाए शब्दों में कम पड़ेगा। देखो, गाय बच गई, पूरा राष्ट्र जरूर बचेगा, लेकिन जैसा प्राण गाय में है वैसा ही प्राण इन अनाजों में भी है। हमारे देश के फूल में है, सब्जियों में है, फल में है। और अगर इस राष्ट्र से ये सारा कुछ नष्ट हो गया, उस दिन ये यूरोप और अमेरिका वासी रिमोट से इस देश को गुलाम बनाकर चलाएंगे। इस देश में हवा बिकेगी, ऑक्सीजन बिकेगा और हम विद्रोह नहीं करेंगे। इस देश में ऑक्सीजन के सिलेंडर लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, कभी आंदोलन नहीं हुआ। जैसे पानी बोतल में बिका, कभी आंदोलन नहीं हुआ। और अब श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन को भी सिलेंडर में भरकर बेचने की तैयारी चल रही है, बिकेगी 3-4 सालों के बाद। और भारतवासी आंदोलन नहीं करेंगे क्योंकि चेतना को पहले ही मार दिया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं पूरे भारत राष्ट्र के लोगों से कि किसी भी कीमत पर अपने देश के पारंपरिक बीजों को बचा लें। अगर पारंपरिक बीज नहीं बचे तो हमारी स्वतंत्रता नहीं बचने वाली है। यह जो विषय है आज के वर्तमान भारत के लिए बड़ा ही गंभीर का विषय है, और इसी में से सारी चिकित्सा भी निकल करके आती है। हमारे शरीर में केवल 5 चीजें हैं, उन 5 में भी एक तो अदृश्य है। आकाशीय तत्व के बारे में मॉडर्न साइंस तो कभी बात ही नहीं करता कि शरीर के अंदर आकाश है या शरीर आकाश में है, बात ही नहीं करते। 4 पर ही बात कर लो। इस शरीर में जितनी भी व्याधियां होती हैं, जितने तरह के डिसऑर्डर होते हैं, सबके लिए सबसे अच्छी औषधि क्या है? बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन क्या है? शरीर में अगर भूमि तत्व की कमी होती है, सॉइल डिफिशियंसी होती है, तो बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन क्या है? प्योर सॉइल। उससे अच्छी औषध दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। अरे जिस चीज की कमी है उसकी पूर्ति कर लो, उससे अच्छा औषध क्या हो सकता है? अगर जल में, अगर शरीर के अंदर जल की विकृति है, जल खराब हुआ है, शरीर के अंदर का जल अगर पॉल्यूटेड हुआ है, तो इसको प्योर वाटर दे दो ना। इससे अच्छी औषध और क्या हो सकती है दुनिया में? इस शरीर में अगर कुछ वायु का दोष अगर है तो प्योर वायु दे दो, इससे अच्छी क्या औषध हो सकती है? लेकिन दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस ना तो प्योर सॉइल पर बात करेगा, ना तो प्योर वाटर की बात करता, ना प्योर एयर की बात करता है। फायर और स्काई तो छोड़ दो, उनके समझ से बाहर का चीज है। दुनिया के बड़े से बड़े चिकित्सा शास्त्र के वैज्ञानिकों से मैंने बात कि आप मूल में बताओ कि मनुष्य शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है, इसके पीछे का कारण क्या है? तब वो अपनी भाषा में कहते हैं एलिमेंटल डिफिशियंसी। वो कहते हैं शरीर में देखो 28 तरह के तत्व हैं इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, फास्फोरस है, और कुछ गैसीय अवस्था में है, ऑक्साइड के फॉर्म में। वो कहते हैं कि इनमें से ही किसी की डिफिशियंसी होने से किसी एक तरह का रोग होता है।
यानी समझो शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए तो कैल्शियम के घटने का एक रोग होता है, लेकिन फिर एक बात और कहते हैं कि कैल्शियम बढ़ जाए तब भी समस्या है। इसलिए इसको बैलेंस में रखना चाहिए। इसलिए ये बार बार डायग्नोसिस करते हैं, बार बार जांच करते हैं। आप चले जाओ तो जांच करेंगे, कैल्शियम कम है तो कैल्शियम का अप्राकृत रूप आपको देंगे। अप्राकृत समझते हैं? प्राकृतिक मतलब बायोटिक। तो हमारा शरीर क्या है? 100% बायोटिक। इस 100% बायोटिक शरीर को 100% एंटीबायोटिक डालेंगे, मतलब उल्टा। अरे शरीर प्राकृतिक है और इसको मेडिसिन क्या दे रहे हैं? अप्राकृतिक। बायोटिक शरीर में एंटीबायोटिक डालने का काम कर रहे हैं। सीधी सी बात नहीं करते, अरे मिट्टी तत्व की कमी है तो मिट्टी दो ना। आप ढूंढो ना कहां पर प्योर मिट्टी मिलता है, वेयर इज प्योर सॉइल। इस पर कोई रिसर्च नहीं होता, यही तो धोखा है। तो वो कहते हैं वैज्ञानिक कि देखो शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई थी, कैल्शियम की सप्लाई कर दो, वेदर एंटीबायोटिक और बायोटिक, वो तो प्रॉब्लम सुधरेगा। मैग्नीशियम की कमी हो गया शरीर में तो मैग्नीशियम सप्लाई करो, किसी भी फॉर्म में कर दो। अगर बायोटिक फॉर्म में करोगे तो दोबारा रीअकरेंस नहीं होगा। एंटीबायोटिक में करोगे तो दोबारा रीअकरेंस होगा, क्योंकि फुलफिल नहीं हुआ है। वो जो कमी थी, डिफिशियंसी, वो फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए दोबारा होने की सब पूरी संभावना बनती है। बायोटिक फॉर्म में अगर करोगे तो फुलफिल हो गया तो दोबारा शरीर कैल्शियम नहीं मांगेगा। जब फुलफिल है कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है शरीर। इसी को हमारे शास्त्रों ने क्या कहा कि जी अलग अलग सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मिट्टी एक ग्रुप है, कंपाउंड एलिमेंट है। कुछ प्रॉब्लम होता है पूरा कंपाउंड सप्लाई कर दो, मिट्टी सप्लाई कर दो। जल में समस्या है तो डिफरेंशिएट करके देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जल दे दो, प्योर जल की सप्लाई कर दो, प्योर फायर की सप्लाई कर दो। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं को इन्होंने सीधा उलट दिया, सीधा उल्टा किया। क्यों? उल्टा करने से व्यवसाय खड़ा होता है। तो आज देखो मेडिकल साइंस से कितना बड़ा व्यवसाय खड़ा है। 60 लाख करोड़ पर ईयर इनका टर्नओवर, कितना बड़ा व्यापार। एक साल में हम भारतवासी जितने रुपए का ड्रग्स खाते हैं उतने में कम से कम 2 बार संसदीय चुनाव कर सकते हैं इस देश में। इतना बड़ा अमाउंट ड्रग्स के ऊपर खर्च हो रहा है, चिकित्सा के ऊपर नहीं खर्च हो रहा है, ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च हो रहा है। चिकित्सा के ऊपर नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट के ऊपर हो रहा है, ड्रग्स के ऊपर खर्च हो रहा है। क्षणिक आनंद, ट्रीटमेंट मतलब क्या? क्षणिक आनंद, कुछ देर के लिए आपको उस दर्द से मुक्ति मिलता है, उसके लिए इतना बड़ा खर्च हो रहा है। क्यों? सरकार को नहीं दिखती कि बॉडी में जब कुछ एलिमेंटल डिफिशियंसी है तो कंपाउंड एलिमेंट हमारे पास है, प्योर सॉइल। प्योर सॉइल क्यों नहीं आप सप्लाई करते थे शरीर को? आप इस तरह के साइंस को क्यों नहीं प्रमोट करते पढ़ने के लिए? लेकिन उसमें से व्यापार नहीं कर सकता क्योंकि वो सहज उपलब्ध है। तो सरकार कुछ नहीं जवाब देती। सरकार को एक ही चिंता है, यह भारत राष्ट्र निरोगी बने, इसकी चिंता नहीं इस देश की सरकार को, इसकी चिंता नहीं आपके प्रदेश की सरकार को। इन दोनों सरकारों को एक ही चिंता है कि देश का जीडीपी बढ़ना चाहिए। अब जीडीपी बढ़ने का रूल क्या है? टर्नओवर बढ़ना चाहिए। टर्नओवर कैसे बढ़ेगा? ज्यादा लेन देन होने से बढ़ेगा। तो इसके लिए ये मेडिकल को पूरा व्यवसाय में लेकर के आ गए। लेकिन भारत सदियों से कहते आ रहा है कि चिकित्सा सेवा का मार्ग है, सेवा का क्षेत्र है, इसमें से कुछ विपणन नहीं होना चाहिए, कुछ बिजनेस नहीं निकलना चाहिए इसमें से। इसीलिए इन्होंने इसको तोड़ मरोड़ करके खत्म किया और विपणन वाला जो है, ट्रीटमेंट वाला पूरा सिस्टम को खड़ा किया है। और आज नतीजा क्या है ये देखो। नतीजा इतना खराब है, रिजल्ट इतना खराब है, आप सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना बुरा रिजल्ट है। भारत सरकार का आप सेंसेक्स रिपोर्ट उठा करके पढ़ो, हेल्थ मिनिस्ट्री का, भारत सरकार क्या करती है। भारत के अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में
प्रतिदिन 1300 लोग 1300 कैंसर से मर रहे हैं। कैंसर मरीज का डेथ रेट जो है भारत में 1300 पर डे। इतनी ज्यादा हत्याएं तो इस राष्ट्र में टेररिस्ट भी नहीं कर रहे हैं। हार्ट अटैक, और ये अर्बन एरिया का आंकड़ा है, रूरल का नहीं है। रूरल का जोड़ दो तो लगभग 2000 के आसपास पहुंचता है पर डे, प्रतिदिन कैंसर से मर रहे हैं। हार्ट अटैक का आंकड़ा 3000 का है, प्रतिदिन 3000 भारतवासी हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो सरकार को मैंने एक बार चिट्ठी लिखी, पूछा कि आप जो इतना पैसा जो खर्च कर रहे हो, किसके लिए खर्च कर रहे हो? तो सरकार कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं कि भारतवासियों को कैंसर से बचा लें, भारतवासियों को हार्ट अटैक से बचा लें, भारतवासियों को ट्यूबरकुलोसिस से बचा लें। पैसा इतना खर्च करने के बाद भी फिर मैंने पूछा कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हो इसकी चिकित्सा किसको मिल रहा है बताओ? तो सरकार कहती है कि भारत की 14% जनसंख्या पर ये पैसा खर्च हो रहा है। Only 14% population are getting treatment through this process. What about another 86%? तो सरकार कहती है इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि 100% लोगों की हम चिकित्सा करें, तो प्राइवेट सेक्टर में करें। और वहां फिर कैसी लूट है आप सबको पता है, इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं अगर हमारे देश में रही तो किस बुते हम कह सकते हैं कि कल का भारत निरोगी भारत हो? कैसे क्लेम कर सकते हैं? आज सरकार ही कह रही है 85% पीपल आर हैविंग फिजिकल प्रॉब्लम, मतलब उनको संक्रामक रोग है। भारत की 85% जनसंख्या क्रॉनिकल डिजीज से पीड़ित है। इस देश की 30% जनसंख्या को ट्यूबरकुलोसिस है। और एक जो सबसे खतरनाक आंकड़ा है सरकार का, वो सरकार ये कहती है कि भारत की 30% बेटियां शादी से पहले बांझ हो चुकी हैं। 30% हमारे देश की बेटियां शादी से पहले, यंग फीमेल अनफर्टाइल 30% और 20% मेल इज अनफर्टाइल। अब गणित लगा लो कि कोई अनफर्टाइल फीमेल से अगर मेल का शादी होता है तो कैसे माँ बाप बनेंगे, या कोई अनफर्टाइल मेल से अगर कोई अच्छी फीमेल का शादी होता है तो कैसे? यानी गणित लगा लो तो आज भारत का 50% पॉपुलेशन बांझ हो गया, अनफर्टाइल हो गया, माँ बाप बनने के लायक नहीं है। कितना खतरनाक षड्यंत्र है इस राष्ट्र के साथ। हमें पता नहीं चला और हमारी बेटियों को बांझ कर दिए उन्होंने। हमें पता नहीं चला और आधी आबादी माँ बाप बनने के लायक नहीं है इस राष्ट्र में। कभी हमने आंदोलन नहीं किया इस विषय, कभी भी हमने सरकार से नहीं पूछा कि हमारे देश की बेटियां बांझ हो रही है, आप कर क्या रहे हो? इतना पैसा खर्च रहे हो, आप कर क्या रहे हो? आप कभी भी हमने कष्ट नहीं किया, सरकार से पूछ नहीं किया। और यही कारण है कि सरकार मनमानी करती है, क्योंकि हम पूछते नहीं सरकार से। तो मेरा जो निवेदन है कि अब सरकार से पूछना शुरू करो कि जो टैक्सेस जो हम दे रहे हैं, 68 तरह के जो टैक्स दे रहे हैं, इसको आप कहाँ खर्च कर रहे हो? आप खर्च कर रहे हो तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट यही आ रहा है कि हमारी बेटियां बांझ हो रही है। रिजल्ट यही हो रहा है कि भारत की 30% आबादी ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है। यही रिजल्ट मिल रहा है कि 1300 लोग कैंसर से मर रहे हैं। यही रिजल्ट आ रहा है कि 3000 लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। और अगर ऐसा ही रिजल्ट आ रहा है तो फिर इतना ज्यादा पैसा हेल्थ सेक्टर में खर्च करने की जरूरत क्या है? बंद करो इस हेल्थ सेक्टर को। लेकिन हम कभी भी नहीं पूछते सरकार से, यही बड़ी समस्या है। अब इसमें से रास्ता क्या निकलता है? अब मैं इस विषय पर आता हूं कि रास्ता क्या निकलता है इसमें से। तो देखो, एक ही रास्ता है। मैं 16 साल तक इस विषय पर बड़ी गंभीरता के साथ, मैं और राजीव भाई पहले काम करते थे, अब राजीव
सुनवाई नहीं रही। तो इस विषय पर हमारे बहुत सारे साथी मदद करते हैं, हम लोग मिलकर के अभी इसी विषय पर काम कर रहे हैं कि आखिर रास्ता क्या है, भारत को निरोगी बनाने का रास्ता क्या है। तो देखो, एक ही आशा की किरण और वो है गाय। गाय ही भारत को फिर से निरोगी बनाएगी। अब देखो, ये शास्त्र पढ़ करके मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इसी डिस्ट्रक्टिव साइंस का विद्यार्थी हूं, इसलिए कभी भी मैं शास्त्र पढ़ के नहीं बल्कि उसको एक्सपेरिमेंट करके ही बात करता हूं। तो एक ही किरण है गाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि कहां है प्योर सॉइल? ढूंढो, कहां है प्योर सॉइल? कहीं नहीं मिल रहा। हिमालय की तराई तक प्रदूषित हो गया, वहां भी कंपनियां जो है, एजेंसियां जाकर के जहर डाल रही हैं, हिमालय में ये जहर डंप कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के सारे जहर डालते हैं हिमालय में जाकर, अब वो भी शुद्ध नहीं रही है। तो शुद्ध मिट्टी लाओगे कहां से? गाय अद्भुत प्राणी है, उसको कुछ भी खिला दो वो देती है शुद्ध मिट्टी। गाय दिन भर अगर जंगल में है तो घास पात खाती है, और अगर शहर में घूमने वाली है तो पता नहीं क्या क्या खाती है। सड़ा गला सब्जी खाती है, सड़े फल खाती है, कागज खाती है, और कुछ ना मिले तो प्लास्टिक खाती है। कुछ भी खा लेगा, जब वह गोबर देती है तो वह शुद्ध मिट्टी देती है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया। बहुत ऐसे मरीजों को मैं ढूंढ कर निकाला। चेन्नई में हमारा एक अस्पताल है, वहाँ पर दुनिया के किसी भी रोग की चिकित्सा पंचगव्य से ही होती है, मतलब गाय से ही होती है, हम कुछ और नहीं लगाते हैं। गाय का गव्य, जैविक अनाज, फल फूल सब्जी, यही हमारा विषय होता है। पूरा जो पंचगव्य का पूरे भारत में जो परिवार है, इस हमारे पूरे नेटवर्क में 1200 डॉक्टर्स हैं, और प्रतिवर्ष लगभग 500 डॉक्टर हम तैयार कर रहे हैं। सभी डॉक्टरों के पास यही सॉल्यूशन होता है। शरीर में कुछ भी गड़बड़ी होने दो, कोई भी डिसऑर्डर होने दो, गाय का गव्य, जैविक अनाज, जैविक फल फूल सब्जियां और मसाले, यही होता है। इसी से हमारे सारे डॉक्टर चिकित्सा करते हैं। तो हमारे पूरे भारत में बहुत सारे चिकित्सालय हैं। तो ऐसे मरीजों को हमने ढूंढ कर निकाला जिनके शरीर में सॉइल डिफिशियंसी थी। देखो, सॉइल डिफिशियंसी जब होती है तो बैक पीठ के रोग होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का रोग हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, कमर का दर्द हो सकता है। ये सारे जो रोग हैं ये सॉइल डिफिशियंसी के कारण होते हैं। तो ऐसे मरीजों को ढूंढ करके निकाला और उनको गोबर खिलाया। 3 महीने के अंदर सारी समस्या सुलझ गई। इसके 100 से ज्यादा ऐसे क्लिनिकल ट्रायल हमने दिया। आज का विज्ञान, आज का मॉडर्न साइंस इसी की भाषा समझता है, तो उसी की भाषा में हमने तैयार किया कि अगर शरीर में सॉइल डिफिशियंसी है तो सॉइल कहां पर है? गाय के गोबर में प्योर सॉइल है। गाय के गोबर में नहीं, गाय का गोबर ही प्योर सॉइल है। तो उनको गाय का गोबर दो। अब गाय का गोबर, अब खाने के तरीके अलग हैं। अब कच्चा गोबर तो नहीं खा सकते, उनके रूप को परिवर्तित किया, सुखाया, कंडा बनाया, कंडे का चूर्ण खिलाया कुछ को कंडे को जला दिया, जला करके राख बनाया, जिसको भभूत आप कहते हैं, भाषु जो शंकर जी लगाते हैं, वो बनाया और उसको खिलाया, तो समस्या सुलझ गई। यह प्रमाणित करता है कि गाय का गोबर प्योर सॉइल है। फिर हमने लैब लेकर के गए, इनके मॉडर्न साइंस वाले लैब, इनकी तो ताकत नहीं है कि गाय के गोबर की परीक्षण कर लेंगे। आज तक दुनिया में कोई लेबोरेटरी ऐसा नहीं बन पाया जिसमें गाय के गव्यों की परीक्षा हो सके, क्योंकि गाय के गव्यों में एनर्जी है, 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी। देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट टू मेजर दिस 3 टाइप ऑफ एनर्जी। तो इनके अधूरे लेबोरेटरी में ही लेकर के मैं गया कि भैया इस गोबर को चेक करो, इसमें क्या है। उन्होंने चेक किया, सबका माथा ठनक गया, क्योंकि 23% ऑक्सीजन है। गाय का कच्चा गोबर, कुछ भी खाने दो उसको, इनपुट कुछ भी होने दो, आउटपुट प्योर सॉइल निकलता है। 23% ऑक्सीजन, कल्पना से बाहर। दुनिया में आप घूमते रहो, 21% विज्ञान को कहता है, 21% से ज्यादा कहीं नहीं है।
इसी इन्वायरमेंट में रहने वाली, आपके भाग्यनगर में रहने वाली गाय के गोबर की परीक्षण करके देख लो, 23% ऑक्सीजन कंटेंट्स। फिर मुझे लगा कि इसमें कुछ काम करना चाहिए, बात तो सही है, अद्भुत है। सुखाया, ड्राई किया, कंडा बन गया। कंडा को क्या बोलते हैं? पीड़ छान, उसको बनाया, उसका चूर्ण करके उसकी केमिकल एनालिसिस कराई, 27% ऑक्सीजन। मैंने आज तक विज्ञान में पढ़ा था एक बात को कि किसी भी वस्तु की प्रोसेस करो, प्रोसेस लॉस होगा। मैं जीवन भर प्रोसेस लॉस की थ्योरी पढ़ते आया हूं। गाय के गोबर में प्रोसेस लॉस नहीं हो रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि वैज्ञानिक बोले इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ये तो विज्ञान का फंडामेंटल रूल है, प्रोसेस लॉस इज ट्रुथ। मैंने कहा भैया करके देखो, ये तो ऑक्सीजन बढ़ा रहा है। तो गाय का कभी तो इस विज्ञान से बहुत ऊपर है, इसके फंडामेंटल लॉ ही टूट जाते हैं गाय के सामने। कोई फंडामेंटल, आज के मॉडर्न साइंस का कोई फंडामेंटल थ्योरी गाय के ऊपर काम नहीं करता। सब गाय उससे बहुत परे है, उससे बहुत आगे है। फिर गाय का जो कंडा है उसको जला दिया, जला करके उसकी एनालिसिस की, 30% ऑक्सीजन। कोयला बन गया काला, ब्लैक, इट्स लुक लाइक ए कोल, लेकिन उसकी केमिकल एनालिसिस की तो उस काले कोल में 30% ऑक्सीजन। उसको भी जला दिया, चलो अब भी जला दिया, भस्म बना दिया, 46.6% ऑक्सीजन। आता हमारे पंचगव्य.org पर भारत सरकार के आयुष की लैब की रिपोर्ट है, मेरे घर की लैब की रिपोर्ट नहीं है। इनके लैब की रिपोर्ट कह रही है कि गाय का गोबर सुखा दो, कंडा बना दो, जला दो, राख कर दो, उस राख में 46.6% ऑक्सीजन। सारे वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह गए, क्या ये गाय है? तो मैंने ढूंढना शुरू किया उस पर, तो वेदों में बहुत सारे फॉर्मुलेशन मुझे मिल गए ये भस्म बनाने का। उस विधि पर बना करके देखा 60% ऑक्सीजन। तब मुझे अंदाजा लगा कि इसीलिए भगवान शिव ने अपना घर कैलाश पर बनाया था, जहां ऑक्सीजन डेंसिटी है ही नहीं। ऑक्सीजन का घनत्व बहुत कम है। अरे हर आदमी अपना घर और बंगला वहां बनाता है जहां पर वायु बढ़िया हो, शुद्ध हो। ये भगवान शिव को क्या जरूरत पड़ी ऐसा जगह जाकर कैलाश पर घर बना लिया जहां पर श्वास लेने इतना भी ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन उनको पता था कि ऑक्सीजन कहाँ है, तो ऑक्सीजन की फैक्ट्री को बगल में रखा हो। नंदी देखो, कैलाश का कोई भी भगवान शिव का फोटो देखो तो बगल में नंदी जरूर रहता है। और नंदी गोबर दिया, जलाया, भस्म बनाया और पूरे शरीर में लगाया। अंततः श्वास से लिया हुआ ऑक्सीजन जाता कहां है शरीर में? श्वास से लिया हुआ ऑक्सीजन रक्त में घुलकर हमारे शरीर के सेल्स को ही तो सप्लाई करता है। तो भगवान शिव ने कहा क्यों डाइजेशन सिस्टम से देना ऑक्सीजन डायरेक्ट लगा, उन्हें सेल्स को ही तो देना है ना। तो पूरे शरीर में भस्म लगा दिया। अब रहने दो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी लोग। शायद उन्होंने ये उक्ति लगाई होगी इसीलिए कि उतने कम ऑक्सीजन डेंसिटी में उनको तंग करने के लिए वहां कोई नहीं आएगा, तो कैलाश पर बैठ गए। उनके पास तो युक्ति थी जीने की, दूसरे के पास नहीं युक्ति जीने की। तो आज अगर देखो तो पूरा भारत कैलाश पर्वत की तरह है। कैलाश पर्वत पर मुश्किल से 5-7% है ऑक्सीजन। तो आज आपका भाग्यनगर कैलाश से कम है क्या? आज का दिल्ली कैलाश से कम है क्या? आज का चेन्नई कैलाश से कम है क्या? वहां भी तो यही हाल है। कम से कम कैलाश पर कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं है। यहाँ तो ऑक्सीजन से खतरनाक उसमें मिला हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ, जो सत्यानाश कर रहा है शरीर। तो आज ऑक्सीजन की जरूरत है आप भाग्यनगर वासियों को भी और पूरे भारत के लोगों को भी। कहाँ से मिलने वाला है? कहाँ से लाओगे कल? आज तो 11% ऑक्सीजन में जी रहे हो, कल जब 7% होगा कहाँ जाओगे आप भाग्यनगर को छोड़ करके? आपको वही फंडामेंटल रूल ऑक्सीजन तैयार करने का अप्लाई करना पड़ेगा जो है कैलाश पर भगवान शिव ने किया। वही करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा? तो एक उदाहरण आपको दे दूंगा।
बीजिंग की हालत बहुत खराब है ऑक्सीजन के मामले में। दुनिया में सबसे कम ऑक्सीजन बीजिंग से है, चीन की राजधानी में। तो पिछले साल चीन ने ऑक्सीजन का सिलेंडर बाजार में लॉन्च कर दिया और कंपनियों को छूट दे दी कि ऑक्सीजन बेचो। पता है 1 लीटर ऑक्सीजन का कीमत 3,570 रुपये। तो एक दिन गणित लगाया हमने कि भैया अगर कोई आदमी ऑक्सीजन खरीद के पी के जीना चाहे तो प्रतिदिन कितने रुपए का ऑक्सीजन लगेगा उसको। एक श्वास की कीमत 250 रुपये बैठी है। एक श्वास, एक बार ब्रीथिंग ले लिया ना 250 रुपये देने पड़ेगा। हंसो मत, कल का भारत यही होने वाला है। और उसी दिन गाय याद आएगी आपको, मुझे तो यही लगता है। अभी गाय की रक्षा के लिए आप आगे नहीं आ रहे। जब इतना महंगा ऑक्सीजन खरीद के जीना पड़ेगा तो मुझे लगता है भारतवासियों को गाय याद आ जाएगी, क्योंकि गाय ही बायोटिक ऑक्सीजन दे सकती है इस पूरे सृष्टि। वो जो 3,570 रुपए लीटर लॉन्च हुआ है वो भी बायोटिक ऑक्सीजन नहीं है। अभी उसका साइड इफेक्ट पता नहीं है, इसलिए लॉन्च कर दिया है। बायोटिक ऑक्सीजन तो केवल गाय ही दे सकती है, और गाय केवल गोबर से नहीं देती, गाय के सारे गव्यों में अद्भुत ऑक्सीजन। दूध की बात करो, दूध में कितना ऑक्सीजन। दूध को दही बना दो, दही को मत करके मक्खन बना दो, मक्खन को गर्म करके घी बना दो। 10 मिलीलीटर घी अगर दीपक में जल जाए तो 1600 किलो ऑक्सीजन का कन्वर्सन होता है। 1.6 टन 1.6 टन वायु ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप अपने घर में एक घी का दीपक जला रहे। तो कल भगवान के निमित्त नहीं, अपने फेफड़े के निमित्त जलाना पड़ेगा गाय का घी। आ रहा है वो समय, थोड़ा सब्र कर लो। तो इतनी अद्भुत है ये गाय। कभी भी शरीर के अंदर सॉइल डिफिशियंसी हो जाए, गोबर खा लो, कच्चा गोबर खा लो, कभी भी गड़बड़ नहीं हो सकता। सूखा हुआ गोबर का चूर्ण खा लो, कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। गोबर को जला के राख बना के खा लो, गड़बड़ नहीं हो सकता। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इतने सूक्ष्म लाइट वेट होते हैं कि पानी में डाल दो आसानी से पानी में घुल जाते हैं, और फिर उस पानी को पी लो, ऑक्सीजन डिफिशियंसी खत्म हो जाती है। इसलिए पंचवेदी चिकित्सा विज्ञान में लगभग सभी लोगों को हम भस्म देते हैं। गाय का भस्म लगाओ या न लगाओ, पियो जरूर। वो हमारे लिए मुख्य औषध होता है, मेन मेडिसिन। और ऐसे ही कभी अगर शरीर के अंदर का जल बिगड़ जाए तो गैया का दूध पियो। गाय के दूध में जो 80% वाटर कंटेंट्स है, यह सृष्टि का शुद्ध जल है, प्योर वाटर। हमारी तमिलनाडु की गाय कुछ और खाती है, हमारे यहाँ की घास पास खाती है। उसके दूध का केमिकल एनालिसिस कर लो, और आपके भाग्यनगर में चलने वाली गाय के दूध का केमिकल एनालिसिस कर लो, या वहां के गाय के दूध से पानी निकाल लो। दूध को गर्म करो, डिस्टिल करो, डिस्टिल करने के बाद आप पानी निकाल लो, और भाग्यनगर में चलने वाली गाय और उसके दूध को डिस्टिल करके और उसके पानी को निकाल लो, और ये दोनों जल का एनालिसिस करके देखो, इससे बिल्कुल एक मिलेगा। लेकिन वहां के ग्राउंड वाटर और भाग्यनगर का ग्राउंड वाटर का केमिकल एनालिसिस करके देखो, आसमान जमीन का अंतर है। गाय कुछ भी ले ले, देगी सब कुछ पिए। यहाँ का गंदा पानी पी करके प्योर वाटर देती है दूध के रूप में। और गाय का मूत्र, ये तो अद्भुत है। ऋग्वेद को कहते हैं गौमूत्र धनवंतरी, वो तो साक्षात धनवंतरी। अरे हमारे घर में धनवंतरी है और हम डॉक्टर ढूंढने जाते हैं कहीं और। धनवंतरी चिकित्सा जगत का, चिकित्सा विज्ञान का देव कौन है? धनवंतरी। हमारे देश में धनवंतरी आसानी से उपलब्ध है, और चिकित्सा के लिए अमेरिका का। तो गाय का मूत्र जो बिल्कुल पानी की तरह दिखता है, वास्तव में वो वायु है, शुद्ध वायु। सृष्टि का शुद्ध वायु अगर कहीं है तो गौमूत्र है। ऐसे भी कह सकते हो गौमूत्र क्या है? वायु का तरल रूप है। ऐसे भी कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगा। वो ऑक्साइड फॉर्म ये दिखता है तरल के रूप में।
तो कभी भी शरीर के अंदर का वायु विकृत हो जाए, वायु का डिसऑर्डर हो जाए, गोमूत्र पी लो, बिल्कुल ठीक होता है। और कभी शरीर की अग्नि बिगड़ जाए तो गाय का मक्खन खा लो या घृत खा लो। घृत साक्षात अग्नि है, अग्नि का लिक्विड फॉर्म है, यही समझ लो। फायर जो है, फायर कहाँ पर है? घी में, यानी फायर का लिक्विड फॉर्म घी, बिल्कुल है। घी जो दिखता है तरल की तरह, वास्तव में वो फायर है, अग्नि है। तो कभी भी अग्नि का डिसऑर्डर शरीर में हो जाए तो घी पियो और मक्खन देखो। कभी भी फायर एंड वाटर को आप मिक्स नहीं कर सकते, नेवर। इस साइंस को कहो ना, मॉडर्न साइंस को, कि फायर और वाटर को मिक्स करके दिखा दो। अरे क्लोन बनाना तो दूर की बात है, फायर और वाटर को मिक्स करके तो बताओ सही। मक्खन क्या है? इट्स द मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड फायर। कितना अद्भुत है। और जो दो दुश्मन, फायर एंड वाटर, कभी भी अपोजिट काम करने वाले पक्के दुश्मन, गाय के पास दोनों सहोदर भाई की तरह है। मक्खन में देखो कितना प्रेम से जल और अग्नि साथ साथ रहता है। मक्खन को गर्म करते हैं, पानी उड़ जाता है, लास्ट में अग्नि बचता है। कितनी अद्भुत है ये गाय, दो दुश्मनों को सहोदर भाई की तरह रखती है। और कभी अगर शरीर की चेतना बिगड़ जाए, चेतना समझते हैं, सोच बदल जाए, क्राइम अगर दिमाग में घुस जाए, दिमाग में कभी आतंकवाद अगर घुस जाए, ये सब बिगड़े हुए चेतना का रूप है। कॉन्शियसनेस कभी खराब हो जाए तो गाय का मजिगा बोलो, मजिगा, छाछ, मजिगा ही बोलते ना। कभी मजिगा पी करके देखो, चेतना सुधर जाती है, क्योंकि वह आकाशीय तत्व को रिप्रेजेंट करता है। मजिगा कुछ नहीं, आकाशीय तत्व है, साक्षात आकाश मजिगा में है। तो मजिगा पियो, चेतना सुधर जाती है। तो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, गाय 5 देती है परोस कर, 3 तो सीधे सीधे देती है, और 2 की खोज ऋषियों ने की समुद्र सागर के मंथन से। वो कहानी आज नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि चिट्ठी आ गई है, इसलिए उस कहानी को कभी बाद में आऊंगा, भाग्यनगर को सुनाऊंगा कि ऋषियों ने कैसे क्षीर सागर की मंथन करके दूध में से अग्नि को खोज के निकाल लिया, और दूध में कैसे आकाश को खोज के निकाल लिया। जैसे भी निकाला, हमारे पास तो आज है वो फार्मूला मजिगा बनाने का, लेकिन दुख की बात है कि भारत की माताओं को मजिगा बनाने नहीं आता, भारत की माताओं को घृत बनाना नहीं आता। दोनों को विकृत कर दिया है, घी को बटर ऑयल बना दिया है और मजिगा को बटर मिल्क बना दिया। ये दोनों अलग विषय है। तो अगर शुद्ध रूप में हम इन 5 तत्वों को लेते रहे जीवन में, कैसे लेंगे? गोबर तो नहीं खा सकते, लेकिन गोबर पर उगा हुआ अनाज, हाँ, गोबर पर उगा हुआ अनाज, गोबर पर उगा हुआ फल, गोबर पर उगी हुई सब्जियां हमारे शरीर की सॉइल डिफिशियंसी को पूरा कर सकती है। लेकिन केमिकल से उगा हुआ अनाज, फल फूल और सब्जियां हमारे शरीर के सॉइल डिफिशियंसी को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि केमिकल सॉइल नहीं है, वो उसका उल्टा है। इसलिए जैविक अनाज, फल फूल और सब्जियां गोबर पर उगी हुई हमें खानी चाहिए। खा ले तो शरीर की सॉइल डिफिशियंसी पूरी होती है। गाय का दूध पी लें तो वाटर के डिसऑर्डर खत्म होते हैं। अगर घी खा लिया तो फायर का डिसऑर्डर खत्म होता है, और मजिगा पी लिया तब तो चेतना ही शुरू हो जाती है। तो गाय संपूर्ण है, केवल हमारे शरीर के लिए नहीं, 84 लाख जीव जंतुओं के लिए और इस धरती के सभी वनस्पतियों के लिए, संपूर्ण धरती के लिए और संपूर्ण सौरमंडल के लिए। इसीलिए ऋग्वेद ने कहा ब्रह्म सुधा पवित्राभ्यो नमः। ऐसी पवित्र आत्मा वाली गाय जो इस पूरे सृष्टि सौरमंडल को संतुलित करती है, उसे 100 बार भी नमन करो। जय गौ वंदे मातरम। आप सभी ने मेरे संवाद को बड़ी शांतिपूर्वक सुना।
इसके लिए आप सभी को